नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जिस बात का शक बहुत दिनों से था, जिस पर बहुत सारी बातचीत हो रही थी, जो कहा जा रहा था, इजराइल ने अब खुद मान लिया है। वो बात बिल्कुल साफ होकर सामने आ गई है और वो बात यह है कि इजराइल यानी कि नेतन्याहू गजा के अंदर एक आईएसआईएस से जुड़े हुए ग्रुप, जिसको अबू शहाब ग्रुप कहा जा रहा है, उसको पैसे दे रहा है, उसको हथियार दे रहा है ताकि वो हमास का मुकाबला कर सके, नंबर 1। और दूसरा, जो इमदाद पहुंचाई जा रही है उस इमदाद को बांटने में मुश्किल पैदा कर सके और उस इमदाद की लूट कर सके। यह बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि वहां पर जो इमदाद की लूट हो रही है, जो 8 ट्रक्स जा रहे हैं, उनकी जो लूट हो रही है उसमें इजराइल का हाथ है। और अब पहले विपक्ष के एक नेता ने आरोप लगाया, इजराइल में विपक्ष के एक नेता ने आरोप लगाया और उसके बाद यह बात सामने आ गई। कई सारे अखबारों ने वहां पर छापा कि गजा के अंदर एक आतंकवादी संगठन जो अबू शहाब ग्रुप है, आईएसआईएस से जुड़ा हुआ, उसको नेतन्याहू पैसे और हथियार दे रहा है। देखिए, नेतन्याहू और इजराइल का यह खेल कोई आज का नहीं है। यासर अराफात के ज़माने में जो फतेह थी, जो शांति की बात बाद में करना शुरू की थी, क्लिंटन के ज़माने में उनके साथ इजराइल का बाकायदा पैक्ट हुआ था, उसके बाद से ही नेतन्याहू जब सत्ता में आता है तो लगातार हमास को पैसे देना और हमास को खड़ा करने की कोशिश शुरू करता है। यह बात बहुत सारे लोगों को झटका दे सकती है कि कहां हमास और कहां नेतन्याहू, लेकिन जरा सा आप अगर खंगालेंगे तो आपको ऐसी तमाम खबरें और ऐसी डिटेल्स मिल जाएंगी जो ये बताती हैं कि फतेह के खिलाफ हमास को पैसा और साथ में हथियार देने में इजराइल ने मदद की है। ऐसा नहीं कि हमास को बनाया है, हमास था, लेकिन हमास को बढ़ावा दिया। जो उसके मुकाबिल था, फतेह, उसको लगातार कमजोर किया और कोशिश की कि कैसे भी हमास के पास हथियार और पैसा पहुंचे। कारण क्या है? अगर पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, अगर शांतिपूर्ण मूवमेंट होता है, उसका मुकाबला करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हथियार चल रहे होते हैं तो खत्म करना आसान होता है। एक गोली उधर से चलेगी, 20 गोली आप इधर से चलाएंगे, एक कोई बंदूक वाला मारा जाएगा तो 19 आम लोग मारे जाएंगे, बच्चे, औरतें और बाकी सारे। यही सारा कुछ हमने 7 अक्टूबर के बाद से लगातार गजा के अंदर देखा है। तो हमास को मजबूत किया और जब हमास फलस्तीन की आज़ादी के लिए खड़ा हो गया, जब उसने इजराइल को चुनौती देने की बात की, तो अब हमास के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है एक ग्रुप जो अबू शहाब ग्रुप है। कल को किसी नाम से वो सामने आ जाएगा, कल को अपना कोई बड़ा नाम रख लेगा और जैसे सीरिया में जोलानी ने, जो कि आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था, सीरिया पर कब्जा किया अमेरिका और इजराइल की मदद से, वैसे ही कोशिश की जाएगी कि इस तरह के किसी नमूने को, इस तरह की किसी कठपुतली को गजा के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसा दिया जाए, गजा का चीफ बना दिया जाए, ताकि गजा के अंदर इजराइल जब चाहे जो चाहे कर सके। इतना ही नहीं, यह भी खबर सामने आई है कि जो पैसा गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए था, वो पैसा आर्मी और बाकी दूसरे जो इनके डिफेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ मोड़ दिया गया। अब इस बात को आप समझिएगा, गजा को लंबे समय से सीज करके रखा है इजराइल ने। गजा की जो अपनी चीजें हैं, गजा की जो अपनी पैदावार है, गजा के जो अपने खनिज हैं, ये सारा कुछ इजराइल अपने तरीके से यूज करता है। यही नहीं, गजा के पानी पर भी इजराइल का कंट्रोल है। बहुत प्लान तरीके से गजा के अंदर लोगों को गरीब बनाया गया था, लोग कमा ना सके, लोगों की इनकम ना बढ़ सके, गजा अपने पैरों पर ना खड़ा हो सके, गजा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीजें इजराइल ने ला दी थी। बदले में गजा के लिए इमदाद का फंड, एड का फंड बनाया गया था, जिसमें सिर्फ इजराइल पैसे नहीं देता, जिसमें दुनिया भर के मुल्क पैसे देते हैं। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ गजा के फंड के लिए था। खबर यह आई है और जेरूसलम टाइम्स ने यह खबर छापी है। जेरूसलम टाइम्स एक पक्का ज़ायनिस्ट अखबार है, जिसका संपादक अमेरिका में बैठकर गजा के सारे लोगों को मारने की बात कर चुका है। उस अखबार में यह खबर छपी है कि गजा का जो फंड था, जिस पैसे से गजा में इमदाद पहुंचनी थी, वो पैसा आर्मी और दूसरे जो इनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें पहुंचाया गया है। आप समझिएगा कि इनकी नीयत क्या थी। और यही वजह है, बकरीद का त्यौहार है, हमारे हिंदुस्तान में तो बकरीद ही कहते हैं, वहां अरब में ईद उल अजहा कहते हैं इसको। इसका त्यौहार है। थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, कुछ वीडियोज आए थे जिसमें बच्चे बाल वाल अपना थोड़ा ठीक कर रहे थे त्यौहार की वजह से।
और उस त्यौहार के दिन बहुत प्लान तरीके से 2-3 दिन पहले से ही जो इमदाद बंट रही थी उसको बंद कर दिया गया। उम्मीद यह थी कि त्यौहार के दिन इमदाद को खोला जाएगा, लेकिन त्यौहार के दिन भी कोई मदद नहीं बटेगी, यह सूचना आई। अब आप सोचिएगा कि ये काहे के ह्यूमैनिटेरियन हैं, ये काहे का इमदाद बांट रहे हैं कि त्यौहार के दिन ही इन्होंने किसी भी तरह की मदद लोगों को देने से इनकार कर दिया है। यानी सामने त्यौहार है, आप अपने दम पे जीने नहीं देंगे और मदद जो है, इमदाद जो है वो पहुंचने नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा खेल है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जब नीयत खराब है तो ये क्या इमदाद पहुंचाएंगे और क्या गजा के लोगों की कोई मदद करेंगे और क्या गजा में शांति करेंगे। अगर गजा में शांति करनी होती तो जब प्रपोजल आया था कल यूएन में, तो यूएस ने अपना हाथ नहीं खड़ा किया होता, यूएस भी मान लेता। जैसे 14 मुल्क तैयार थे सीज फायर के लिए, यूएस भी तैयार हो जाता, प्रेशर बनाता और सीज फायर करता। लेकिन यूएस क्या कर रहा है? यूएस तो आईसीसी के जिन जजेज ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किया था उनको सैंक्शन कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे और हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने बेकार के सैंक्शन लगाए, बेकार के वारंट जारी किए। मतलब आप अपराध करें या फिर इजराइल अपराध करे तो उसको सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, जो सजा देगा आप उसके ऊपर ही सैंक्शन लगा देंगे। जब इस हद तक गिरे हुए हैं आप, जब इतनी खराब है आपकी नीयत, तो आपसे गजा वालों को क्या उम्मीद हो सकती है? आपसे दुनिया वालों को क्या उम्मीद हो सकती है? हालत यह है कि जो फ्रीडम फ्लोटिला लेके ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी जा रहे थे, अब उनके बारे में इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि उनको गजा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। पहले ही उनका जो फ्लोटिला है, उनका जो जहाज है, उसको जब्त कर लिया जाएगा और जो लोग उसमें बैठे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक छोटी सी बच्ची और उसके साथ 4-5 लोग जो गजा में सामान लेकर जा रहे हैं, उनसे भी इजराइल को खतरा है। हालत यह है कि अमेरिका में बैठे हुए एक ज़ायनिस्ट ने कमेंट किया था कि उम्मीद है ग्रेटा थनबर्ग को तैरना आता होगा। कल एक पत्रकार ने ग्रेटा थनबर्ग से पूछा कि आपको तैरना आता है, तो उस बहादुर लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मुझे तैरना आता है, आप चिंता ना करें। यही ग्रेटा थनबर्ग पूरे वेस्ट की कल तक हीरोइन थी। उसकी तारीफ में खबरें छपती थी, उसको क्या क्या बताया जाता था, क्योंकि वो पर्यावरण पे काम कर रही थी। लेकिन जब से उसने गजा के पक्ष में आवाज उठानी शुरू की, तब से वो विलेन हो गई। इसीलिए शायद मलाला यूसुफजई, जो खुद मुस्लिम हैं और जो अपने अधिकारों के लिए क्या क्या सब हुआ था, नोबेल प्राइज और क्या क्या मिला था, आप देखेंगे गजा के पूरे मसले पर खामोश हैं। अमेरिका में ही बैठी हैं वो, लेकिन गजा के पूरे मसले पर एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं हुई है मलाला यूसुफजई की। जबकि वहीं पर आप देख रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग लगातार पहले दिन से यह काम कर रही है। कई बार उसको गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, और इस बार तो फ्रीडम फ्लोटिला लेके गजा तक जाने की हिम्मत जुटा रही है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि बच्ची सलामत रहे, इजराइल की शैतानी आंखों से वो बची रहे और कम से कम उसकी जान सलामत रहे। उधर एक मजेदार खबर आई है ईरान के मुतल्लिक। पुतिन का बयान आया है, पुतिन की तरफ से बयान आया है, या ये इशारा आया है कि उसने ट्रंप से ये बात की है कि ईरान के मुद्दे पर वो मीडिएट करने को तैयार है। यानी ईरान के साथ जो बातचीत ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगी यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले में, पुतिन का ये कहना है कि वो इसमें मीडिएशन करने को तैयार है ताकि ये बातचीत किसी मकाम पर पहुंच जाए। एक और खबर यह है, और यह भी इजराइल के अखबारों में ही छपी है, कि ईरान ने, और इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर है जहां से इजराइल के अखबारों ने यह खबर उठाई है, कि ईरान ने चाइना से कुछ सामान मंगवाया है, और ये जो सामान मंगवाया है ये 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए काफ़ी है। यानी ईरान चाइना से ऐसे मटेरियल मंगा रहा है जिससे 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बनाएगा। यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की है, ना चाइना ने इसको कंफर्म किया है और ना ही ईरान ने कंफर्म किया है। यह खबर सही भी हो सकती है और यह खबर प्लांटेड भी हो सकती है ईरान के खिलाफ माहौल बनाने की, कि देखिए ईरान तो लगातार हथियार बना रहा है। लेकिन यह तो हकीकत है कि ईरान किसी भी इवेंचुअलिटी का मुकाबला करने के लिए, इजराइल के किसी हमले या अमेरिका के किसी हमले का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, जो लाजिम भी है। साथ में जो रीजनल बातचीत है, लगातार रीजनल पार्टनर से बातचीत वो भी कर रहा है। अभी खबर ये आई है कि वहां के पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति हैं, उनकी फोन पर बातचीत हुई है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ, और दोनों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने की बात हुई है। ज्यादा डिटेल्स नहीं आए हैं। एक बात बहुत क्लियर है कि ईरान अगल बगल से लगातार रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। इस बीच में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरगाची साहब, वो गए हुए हैं लेबनान,
और लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है। यह मुलाकात तब हुई है जब बेरूत के अंदर एक जबरदस्त बमबारी की है इजराइल ने, और इजराइल का दावा है कि एक अंडरग्राउंड ड्रोन फैक्ट्री थी हिजबुल्लाह की, जिसको उसने बर्बाद किया है। अब देखिए, हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने लगातार बर्बाद हो रहे हैं, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। और यह सिर्फ हिजबुल्लाह की कमजोरी नहीं है, असल मामला यह है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह विरोधी जो ताकतें हैं, खासतौर पे सुन्नी मुसलमानों के जो संगठन हैं, सरकार में उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या ईसाई हैं, द्रूज हैं, जो उनके खिलाफ माने जाते हैं, ये लगातार मुखबिरी कर रहे हैं इजराइल से। जब नसरुल्लाह मारे गए थे तब भी यही बात सामने आई थी कि उनकी मुखबिरी हुई थी, लेबनान की गवर्नमेंट ने मुखबिरी की थी। और ये जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये साफ लग रहा है कि ये भी मुखबिरी की गई है, ठिकाने बताए जा रहे हैं और उसके बाद इजराइल वहां पर हमले कर रहा है। बेरूत में उसने पहले ही खाली करने का, इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया था कि लोग खाली कर दें, और उसके बाद बम गिराया। आप सोचिए, एक आज़ाद मुल्क है लेबनान और वहां इजराइल आराम से इवैक्यूएशन ऑर्डर भी देता है और बम भी गिरा देता है। और उसके बाद जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं तो उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, उसके हथियार खत्म किए जाएं। हिजबुल्लाह की इस समय क्या सिचुएशन है हम नहीं जानते। बयान लगातार आते हैं लेकिन बयान से आगे कुछ भी होता हुआ दिखता नहीं, जिससे यह माना जा सकता है कि हिजबुल्लाह शायद अपनी ताकत और अपना सपोर्ट दोनों खो चुका है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी तक लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया सीज फायर हुए, और सीज फायर का उल्लंघन लगातार इजराइल कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया है, जबकि आप वहीं देखिए हूथी सबके बावजूद, सारी कमजोरी के बावजूद लगातार जवाब दे रहा है, तो साफ समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह को काफी कमजोर कर दिया गया है, बाहर से भी अंदर से भी। और शायद अब धीरे धीरे हिजबुल्लाह वहां की पॉलिटिक्स से इररिलेवेंट हो जाए, खासतौर पर असद की सरकार के गिरने के बाद सीरिया में, क्योंकि वो रूट बंद हो गया जहां से ईरान से हथियार आया करते थे। और अब ईरान के ऊपर लेबनान लगातार दबाव बना रहा है कि वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना छोड़े, स्टेट टू स्टेट रिलेशन बनाए। इसका सीधा मतलब यह है कि आप हमारे मामलों में दखल ना दो। इसका सीधा मतलब यह है कि जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता था वो अब बेहद कमजोर हो चुका है, ये बात हमको मान लेनी चाहिए। उधर हमास भी काफी कमजोर हुआ है, हूथी अकेला है जो लगातार फायरिंग कर रहा है, लेकिन कोई बहुत असर उसका हो सके ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। रेड सी के ब्लॉकेज के अलावा कोई और असर दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान अभी फिलहाल अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है, अपने बारे में वो लगातार सोच रहा है। हमास को कोई सीधी मदद वगैरह कर पा रहा है ऐसे कोई सबूत आए नहीं है। हिजबुल्लाह खामोश होकर बैठ गया है। इराक में भी जो मिलिशिया थी उसकी भी कहीं से कोई खबर नहीं है। तो मोटी मोटी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस काफी हद तक खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इन सब के बीच सीरिया से जो खबर है वो ये है कि असद के जाने के बाद पहली बार रॉकेट फायरिंग हुई है इजराइल के ऊपर। हालांकि सारा मामला सीरिया के अंदर का ही है। जो गोलन हाइट्स को कब्जा किया है इजराइल ने, उस इलाके में रॉकेट फायरिंग हुई है और इजराइल ने इसके लिए सीधे सीधे जुलानी को जिम्मेदार ठहराया है। पर हकीकत यह है कि जुलानी तो बेचारा हाथ जोड़ रहा है कि हम आपके लिए खतरा हो ही नहीं सकते, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लगता यही है कि कुछ पुराने ग्रुप्स जो जुलानी के राज से और जिस तरह से वहां रेजिस्टेंस खत्म हुआ है उसको लेकर नाराज हैं, उन्होंने ये रॉकेट फायरिंग की है। लेकिन इसका नुकसान उठाना पड़ा है जाहिर तौर पर जुलानी को, क्योंकि इजराइल ने भारी बमबारी की है सीरिया के ऊपर। इसी घटना को रिपोर्ट करने के लिए गई हुई थी बीबीसी। और बीबीसी आप जानते हैं, मैं लगातार बोलता रहा हूं कि कम से कम इस मामले पर इंटरनेशनल गोदी मीडिया का ही हिस्सा है। लगातार वो प्रो इजराइल खबरें चलाता रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एक उसने गजा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जब इजराइल ने कहा कि यह गलत है तो उस डॉक्यूमेंट्री को वापस भी ले लिया था। इसके बावजूद जो बीबीसी के वहां पत्रकार थे फिराज किलानी और उनके साथ 2 सहयोगी और थे, उनको लगभग गिरफ्तार किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और कपड़े उतार के नंगा करके उनको सर्च किया गया। यानी पूरी तरह से जितनी बेइज्जती पॉसिबल थी उतनी बेइज्जती की गई बीबीसी के जर्नलिस्ट की। इसके बाद बीबीसी ने एक बयान दिया है, लेकिन शायद बीबीसी ये भूल गया है कि शैतान से आप कितनी भी दोस्ती कर लें, जब मौका आएगा शैतान अपनी शैतानी दिखा देगा। पूरी दुनिया का प्रेस जो है, मीडिया कह रहा है कि हमें गजा जाने दीजिए, वो मीडिया को वहां जाने तक नहीं दे रहा है। जो फुटेज वगैरह आपके पास आते हैं या तो गजा के लोगों के शूट किए हुए आते हैं, या जो वहां ह्यूमैनिटेरियन काम करने गए हुए हैं लोग, उनकी शूटिंग होती है, वो सब आपके पास आता है। वरना वहां कोई भी बाहर का पत्रकार नहीं जा सकता। 2-4 पत्रकारों को बीच में अलाउ कर दिया जाता है।
इसके बावजूद जो दुनिया का गोदी मीडिया है वो इजराइल को गोद में लिए बैठा है, या यूं कहें कि इजराइल के गोद में बैठा है। तो जिस दिन भी वो जरा सी शरारत करता नजर आएगा, इजराइल अपनी गोद से उठाकर फेंक देगा। ये बीबीसी के मामले में बिल्कुल कायदे से समझा जा सकता है। गजा के हालात की जहां तक बात है, क्या कहा जाए, ईद का त्योहार था और आज ही के दिन बम वहां गिराकर एक हॉस्पिटल में बम गिराया गया है। 3 फलस्तीनी पत्रकारों को मार दिया गया है और हॉस्पिटलों के हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर खुद अपना ब्लड दे रहे हैं, खुद अपना खून दे रहे हैं, क्योंकि ब्लड बैंक जैसी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, किसी भी तरह की मदद आनी बंद हो चुकी है। और इन सब के बीच सारी दुनिया में बड़ी खुशी के साथ ईद उल अज़हा मनाया जाएगा। हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, एंजॉय कीजिए, मनाइए। इन सब के बीच दुनिया में हर तरह के जश्न चलते रहेंगे। इन सब के बीच दुनिया भर की बातें चलती रहेंगी। यूरोप एक से एक बयान देगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी यूरोप हथियार भेज रहा है गजा को। नीदरलैंड F-35 जहाज़ें भेजने में मदद कर रहा है। इसलिए बातें 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 हैं। चूंकि आवाम नाराज़ है, इसलिए थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं। बातों से आगे होता हुआ फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, और यही दर्द का सबसे बड़ा सबब है, यही निराशा का सबसे बड़ा सबब है। सच कहूं तो अभी फिलहाल उम्मीदें दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा, जैसे होगा, मैं आपको लगातार अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।